India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप आरोपी को दुष्कर्म के वक्त नाबालिग मानने से किया इनकार। बालिग मानते हुए चलेगा केस। कहा, नाबालिग घोषित करने के लिए दस्तावेज ना हो तो चिकित्सकों की ही माना जाएगा सही। राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रचारित हेट स्पीच के मामलों पर रोक लगाने की मांग। याचिकाकर्ता ने कहा, 2014 के बाद से कथित हेट स्पीच के मामलों में लगभग 500% की वृद्धि। 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। नवाब मलिक की IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कथित जातिगत टिप्पणी पर ST/SC एक्ट के तहत जांच का आदेश। महाराष्ट्र की अदालत का आदेश। एक राज्य के आरक्षण लाभ का दूसरे राज्य में दावा नहीं किया जा सकता, भले ही प्रवास विवाह के कारण हुआ हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट की खबरें अब विस्तार से। कठुआ गैंगरेप आरोपी पर बतौर वयस्क ही केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुआ और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कठुआ बलात्कार हत्या मामले में एक आरोपी किशोर है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि उक्त आरोपी शुभम सांगरा पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस JB पारदेवाला की खंडपीठ ने CJM और हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड 2018 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कठुआ कांड के आरोपी शुभम सांगरा को बालिग मानते हुए उस पर केस चलाया जाए। शीर्ष कोर्ट ने आरोपी सांगरा को दुष्कर्म के वक्त नाबालिग मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग घोषित करने के लिए यदि दस्तावेज न हो तो न्याय हित में चिकित्सकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ बालिग या वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलाया जाए। शीर्ष अदालत ने आरोपी को नाबालिग मानने का निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की उम्र तय करने के लिए यदि पक्की सबूत नहीं है तो चिकित्सकों की राय को ही सही माना जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को कठुआ मामले के एक आरोपी पर बाल न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार की अपील पर शीर्ष कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कठुआ की स्थानीय कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी आरोपी को नाबालिग माना था। जम्मू कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला देकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कठुआ में जनवरी 2018 में 8 साल की बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था।
मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। शुभम सांगरा के मुकदमे को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुभम सांगरा मुख्य आरोपी सांजी राम का भतीजा है, जो उस मंदिर का केयर टेकर था जहां अपराध हुआ था। वकीलों द्वारा न्याय में बाधा डालने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कठुआ से पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दी थी। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को हटा दिया कि भीमा कोरेगांव मामले में मुंबई जेल में बंद एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट का लाभ लेने के लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। पिछले हफ्ते अदालत ने नवलखा के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट करने की अनुमति दी थी। हालांकि कोर्ट ने 2 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता सहित कई शर्तें लगाई थी। सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन और एडवोकेट शादान फरासत ने जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि जमानत प्रदान करने के संबंध में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में कम से कम 6 सप्ताह का समय लगेगा। पीठ ने कहा, प्रतिवेदन और परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम याचिकाकर्ता नवलखा के लिए 10 नवंबर 2022 के हमारे आदेश का लाभ उठाने के लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को माफ करना उचित समझते हैं। यह उसी के अनुसार आदेश दिया जाता है। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि अन्य पर्याप्त प्रमाण जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसलिए ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लाभ के लिए पहचान के अतिरिक्त प्रमाण के रूप में राशन कार्ड पर जोर नहीं देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2014 के बाद से राजनेताओं और सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ कथित हेट स्पीच के लगभग मामलों में 500% की वृद्धि हुई है। मंत्रियों जैसे सार्वजनिक पदाधिकारियों के बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा से संबंधित एक मामले में याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन किया गया था। यह मामला बुलंदशहर बलात्कार की घटना से उपजा, जिसमें राज्य के एक मंत्री आजम खान ने इस घटना को राजनीतिक साजिश बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। सार्वजनिक पदाधिकारियों के बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा से संबंधित एक मामले में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें शामिल प्राथमिक मुद्दा ये है कि क्या अन्य बातों के साथ साथ पदाधिकारियों द्वारा मुक्त भाषण पर अनुच्छेद 19(2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की तुलना में अधिक प्रतिबंध होना चाहिए। कोर्ट ने ये याचिका की ओर से पेश कलेश्वरम राज और तुलसी के राज और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि समय के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हेट स्पीच के कई मामले सामने आए हैं। एक निजी टीवी चैनल द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर भरोसा करते हुए दावा किया गया कि मई 2014 से अब तक 45 राजनेताओं द्वारा VIP हेट स्पीच के 124 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पहले के शासन यानी कि 2014 से पहले के तहत 21 मामले दर्ज हुए थे। याचिकाकर्ता ने कहा, नीतिक नेताओं द्वारा प्रचार के भाषण उनके बहिष्करण के एजेंडे का उदाहरण देते हैं और हिंसा को उकसाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे ये भी कहा कि राजनीतिक प्राधिकरण के उच्चतम स्तरों पर व्यक्त घृणास्पद भाषण अनियंत्रित रहते हैं और नई नीतियों के अंतर सांप्रदायिक तनाव और अपराधियों के लिए दंड मुक्ति का माहौल बढ़ा दिया है। कई अन्य अवसरों पर जब कोई सांप्रदायिक क्रोध नहीं होता है, तब भी हेट स्पीच गरिमा को कम कर देती है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि मुद्दा अभद्र भाषा के खिलाफ कानूनों का अस्तित्व नहीं है, बल्कि इन कानूनों के प्रभावी और निष्पक्ष कार्यान्वयन की कमी है। जोर देकर भी कहा गया कि इन अपराधों के खिलाफ कानून अक्सर चुनिंदा रूप से लागू होते हैं। ये भी कहा गया कि सार्वजनिक पदाधिकारियों पर एक दुष्टशीतन प्रभाव पैदा किए बिना इसके समाधान को अमल में लाने की जरूरत है, जिसके लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये आग्रह किया जाता है कि विधायिका को निर्देशित किया जाए कि वो सार्वजनिक कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक आदर्श आचार संहिता अपनाने पर विचार करें। इसके अलावा ये सुझाव भी दिया गया कि भारत लोकपाल मॉडल को अपना सकता है, जो बिना किसी पूर्व मंजूरी के अभद्र भाषा को नियंत्रित करेगा। एक लोकपाल एक मध्यवर्ती और स्वतंत्र अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करता है और इसके समाधान के लिए उपाय सुझाता है। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। साल 2016 में इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 145 के साथ पढ़े जाने वाले सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश 4 के तहत एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स को नामित करने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवोकेट्स के एक विशेष वर्ग को नामित करने और कार्य करने और उसके सामने पैरवी करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति है। पीठ ने कहा, ये नियम केवल इस आधार पर अमान्य होने की चपेट में नहीं है कि यह किसी विशेष मामले में अन्याय का काम कर सकता है। नियमों के अनुसार एडवोकेट्स के इस विशेष वर्ग के अलावा किसी भी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से कार्य करने या पैरवी करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उन्हें एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर विवादित नियमों की अनुचितता और अव्यवहारिकता के खिलाफ हमला किया, यह तर्क देते हुए कि उसे उन सभी चीजों को करने का अधिकार होना चाहिए जिनकी फिलहाल केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा करने की अनुमति है। याचिकाकर्ता ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 30 के उल्लंघन के रूप में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर विशेष अधिकार प्रदान करने की इस प्रथा को भी चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसके द्वारा एक पूर्ण पीठ ने पटना हाई कोर्ट नियम 2009 के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में एडवोकेट्स के विवादास्पद पंजीकरण द्वारा राज्य में शुरू की गई वर्गीकरण की एक समान प्रणाली से निपटा। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा था कि कोर्ट के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इस तरह से कि अभ्यास करने का अधिकार ना छीना जाए। याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, एडवोकेट्स एक्ट की धारा 52B के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 145 इस मामले को संदेह के दायरे से परे रखता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पर्याप्त अधिकार हैं कि वह ऐसे व्यक्तियों को प्रदान कर सके जो कार्य कर सकता है या इसके समक्ष वकालत कर सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील एडवोकेट राधिका गौतम ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता की दलीलों का जोरदार विरोध किया और कई निर्णयों के माध्यम से अदालत का रुख किया। पीठ ने कहा, अदालत को कानून की न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें निस्संदेह अधीनस्थ कानून शामिल होंगे। यह प्राथमिक है कि अदालत कानून के ज्ञान पर फैसला सुनाने के लिए एक अपीलीय मंच के रूप में नहीं बैठती है, जब तक कि नियम, जैसा कि इस मामले में जो अधीनस्थ कानून की एक प्रजाति है, किसी भी दोष से पीड़ित है जो किसी भी पुनरावृत्ति की आवश्यकता के लिए बहुत जाने माने है। यह केवल इस आधार पर अमान्यता के प्रति संवेदनशील नहीं है कि यह किसी विशेष मामले में अन्याय का काम कर सकता है।
हम इस संबंध में ध्यान दे सकते हैं कि याचिका में एक विशेष एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के खिलाफ शिकायत है, जिसे दूसरे प्रतिवादी के रूप में रखा गया है। किसी भी कानून के कामकाज में यह संभावना नहीं है कि यह कुछ अन्याय और कठिनाइयां पैदा कर सकता है, लेकिन यह मुश्किल से एक प्रावधान को चुनौती देने के लिए कानून में आवश्यक दृढ़ आधार प्रदान करता है, जिसे बनाने की शक्ति का मूल एक संवैधानिक प्रावधान में है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी पति पर लगाई गई सजा को कम कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने कोर्ट के सामने कहा कि वह अपने पति से जुड़ना चाहती है और अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती है। इस मामले में पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में सजा के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मूल सजा को घटाकर 6 महीने कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि हमें अपीलकर्ता की सजा के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। इस अपील में दिए गए फैसले में कोई विकृति नहीं है। इस समय प्रतिवादी पत्नी ने अपने वकील के माध्यम से पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती है। अदालत ने कहा कि इस कार्यवाही में हम उस आधार पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए प्रतिवादी पत्नी ऐसे कदम उठा सकती है जैसा कि सलाह दी जा सकती है। समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलकर्ता की कठोर कारावास की सजा को कम कर देते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर लगाई रोक जिसमें नागपुर में कुत्तों को सार्वजनिक तौर पर खाना खिलाने पर रोक लगा दी थी। फिलहाल सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक नहीं लगेगी, साथ ही उनको खाना खिलाने पर भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी रोक लगाई जिसमें आवारा कुत्तों को खिलाने वाले लोग उन्हें गोद में लेकर घर ले जाएं और वैक्सीन भी लगवाने की बात कही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को आम जनता के लिए निर्धारित उपयुक्त स्थान पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट की लोगों को भी नसीहत देते हुए कहा कोर्ट ने कि सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना खिलाने से दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। अगर इसका उल्लंघन होता है उस स्थिति में नागपुर नगर निगम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि जुर्माना जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उधर आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कथित जातिगत कमेंट करने के नवाब मलिक की टिप्पणी पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने ST/SC एक्ट के तहत पुलिस की जांच का यहां पर पुलिस को आदेश दिया। महाराष्ट्र के वाशिम की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के बारे में आरोप लगाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस जांच का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश HM देशपांडे ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप और रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेज एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं। ये आदेश समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े द्वारा दायर एक शिकायत पर पारित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आईआरएस अधिकारी द्वारा आर्यन खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वानखेड़े को जन्म से मुस्लिम बताते हुए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और रोजगार हासिल करने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उनके मुताबिक ये आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि वानखेड़े ने मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दावा किया कि झूठे आरोपों के कारण उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वानखेड़े परिवार को जानबूझकर मलिक द्वारा निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि वानखेड़े एक अनुसूचित जाति के अधिकारी थे।
जिन्होंने उनके दामाद को गिरफ्तार किया था। संजय वानखेड़े ने अदालत को सूचित किया कि पिछले साल नवंबर में उन्होंने वाशिम पुलिस स्टेशन और उसके बाद पुलिस अधीक्षक वाशिम के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने कार्रवाई की अपील की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नवंबर 2021 में शिकायत भेजे जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आदेश में कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखते हुए मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के मुताबिक जांच आवश्यक है। संजय वानखेड़े ने दावा किया कि उन्होंने सबसे पहले वाशिम पुलिस को पत्र लिखकर मलिक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मलिक को इस साल फरवरी में धन शोधन के कथित मामले में गिरफ्तार किया था। वो न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पहले 10 साल की लड़की से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने दोषी को बाकी सजा काटने के लिए उसे जेल भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय पाते हुए 43 साल पहले 10 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। फिलहाल जमानत पर चल रहे दोषी को शेष सजा काटने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने ये भी कहा कि आरोपी की उम्र उसके द्वारा किए गए अपराध में उसे कोई लाभ देने का आधार नहीं हो सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 6 साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले और आदेश के खिलाफ दोषी की अपील खारिज कर दी। घटना 4 अक्टूबर 1979 को उस समय हुई जब पीड़िता खेत में घास काट रही थी और आरोपी ओम प्रकाश ने उसे पकड़ लिया और ज्वार के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई और जांच पूरी होने के बाद 4 दिसंबर 1979 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ ने 2 जुलाई 1982 के फैसले और आदेश में उसे दोषी पाया। अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए अभियुक्त ने वर्ष 1982 में हाईकोर्ट के समक्ष तत्काल अपील दायर की। ये उसका प्राथमिक तर्क था कि पीड़िता की चिकित्सीय जांच करने वाले डॉक्टर और मामले के जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई थी और इसके चश्मदीद गवाह थे। मुकदमे के दौरान मामला भी पेश नहीं किया गया। ये भी प्रस्तुत किया गया कि जब उसे दोषी ठहराया गया था तब वो 28 साल का था और अब उसकी आयु लगभग 68 साल है। घटना वर्ष 1979 की है और तब से 43 साल बीत चुके हैं। इसीलिए अपीलकर्ता को अब जेल भेजना बहुत कठोर होगा। रिकॉर्ड्स पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शुरुआत में ही इस तर्क को खारिज कर दिया कि डॉक्टर और आईओ की जांच नहीं की गई थी, क्योंकि कोर्ट ने नोट किया कि बचाव पक्ष ने चिक एफआईआर की वास्तविकता, पीड़िता एक्स के रक्त सने कपड़े की रिकवरी मेमो और उसकी चिकित्सा जांच रिपोर्ट, पूरक चिकित्सा जांच रिपोर्ट, घटनास्थल का साइट प्लान और मामले का आरोप पत्र आदि को स्वीकार किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ किए जा रहे बलात्कार के बारे में शिकायतकर्ता और पीड़िता एक्स के बयान को पूरे मामले में कमजोर नहीं किया सका है। न्यायालय ने ये भी कहा कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि करता है और इस प्रकार न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और दोष सिद्धि के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि दोषी को सजा पूरी करने के लिए हिरासत में लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और उधर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले एक उम्मीदवार की तरफ से दायर एक मामले में कहा कि एक राज्य के आरक्षण का लाभ का दूसरे राज्य में दावा नहीं किया जा सकता, भले ही प्रवास विवाह के कारण हुआ हो। मामला एक याचिकाकर्ता महिला से जुड़ा है जो जन्म से हरियाणा की गुर्जर जाति की थी। याचिकाकर्ता ने नैन सिंह से शादी की थी जो उसी जाति के थे। याचिकाकर्ता की जाति शादी से पहले और बाद में एक ही रही।
फर्क सिर्फ इतना था कि गुर्जर समुदाय को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि हरियाणा में इसे ओबीसी समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। याचिकाकर्ता ने बाद में भाषा शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया। हालांकि प्रतिवादी अधिकारियों ने इस आधार पर इनकी भर्ती से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवार नहीं है और इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर क्या कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो सकता है, प्रवासी राज्य में ऐसी स्थिति के लाभ का दावा कर सकता है? जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे राज्य में लाभ का दावा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, भले ही ऐसा प्रवास विवाह के कारण हुआ हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक राज्य में किसी विशेष जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड ऐसे राज्य में प्रचलित पिछड़ेपन, सामाजिक असमानता और आर्थिक नुकसान का विशिष्ट स्तर है। कोर्ट ने कहा, हालांकि एक राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के रूप में अधिसूचित एक जाति को दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी की सूची में भी जगह मिल सकती है, लेकिन इसे विभाग के माध्यम से भी प्रवासन के बाद एक व्यक्ति द्वारा अन्य राज्य में लाभ का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह देखते हुए कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट या पर्याप्त मेडिकल दस्तावेज की अनुपस्थिति फ्रंटलाइन कोविड-19 कार्यकर्ता के परिजनों को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, राज्य सरकार को अगस्त 2020 में पहली कोविड-19 लहर के चरम पर मारे गए बेस्ड बस कंडक्टर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि कंडक्टर को राहत देने से इनकार करना अमानवीय होगा, जिसने अपने जीवन के 22 साल सर्वश्रेष्ठ दिए और कर्तव्य का पालन करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। खंडपीठ ने कहा, इस प्रकार केवल इसलिए कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है या पर्याप्त मेडिकल दस्तावेज 9 मई 2020 के सरकारी प्रस्ताव से मिलने वाले लाभों से इनकार करने के लिए आधार नहीं बन सकते। यह वास्तव में हमारी ओर से अमानवीय होगा अगर हम इसमें हस्तक्षेप करने से परहेज करते हैं। अदालत ने 25 नवंबर 2021 को मुआवजे से इनकार करने के बेस्ट के फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि 3 सिविक डॉक्टरों की समिति ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया कि कृष्णा जाबरे की मौत कोविड के कारण हुई, क्योंकि परिवार नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा। जाबरे का 6 अगस्त 2020 को पहली कोविड-19 लहर के दौरान निधन हो गया था। बीएमसी के डॉक्टर आरवी मेडकारी ने सुझाव दिया कि एक्यूट डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के कारण कृष्णा की मृत्यु हुई और प्रमाणित किया कि यह कोविड-19 का संदिग्ध मामला था, लेकिन बीएमसी के सर्कुलर के चलते पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसकी मृत्यु के बाद जाबरे की बेटी ने महाराष्ट्र सरकार के 29 मई 2020 जीआर के तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। पीठ ने शुरुआत में जाबरे की उपस्थिति का अवलोकन किया, जो नियमित पाया गया। वह 1 अगस्त को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहा था और 6 दिन बाद उसका निधन हो गया। पीठ ने कहा, कोविड-19 द्वारा लाई गई भयानक महामारी वह कारण है जिसने सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फिर भी कृष्णा जैसे कर्मचारियों को ड्यूटी और रिपोर्ट का जवाब देने के लिए बुलाया गया। जाबरे के वकील ने प्रस्तुत किया कि जाबरे वास्तविक कोविड-19 पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं, हालांकि सरकार की नीति का सख्ती से पालन करना होगा। इसलिए बिना
आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट के गलत नेगेटिव होने पर इनकार पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। हालांकि चूंकि उस समय केवल असाधारण स्थितियों में ही पोस्टमार्टम किए जा रहे थे, इसलिए पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि बीएमसी के डॉक्टर ने नॉसिफिरिंजियल स्वैब प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें संदेह था कि जाबरे की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। अदालत ने कहा कि जाबरे की बेटी के दावे पर विचार करते समय बीएमसी की डॉक्टरों की समिति ने इस दौरान प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उसकी मौत कोविड-19 से नहीं हुई। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.